गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स का यह छठवां वनडे एग्ज़ाम, एक तरह से कहना चाहिए टेस्ट सीरीज़ है आपका। आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास ये अंतिम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न। इसके पहले हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का 2 क्लास सॉल्व कर चुके हैं, जनजाति का भी हो चुका है। कल छत्तीसगढ़ के भूगोल का भी सॉल्व किए थे। मेंस वाले आप लोग का आंसर लगभग कुछ लोगों का बचा हुआ है, उसके बाद चेक हो जाएगा। उसके बाद रात को 9 बजे मॉडल आंसर विथ आपका प्राप्तांक और टॉप 10 छात्रों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप लोग आए हैं ना जी प्रश्न सॉल्व करने। प्रीलिम्स वाले कल से आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का भूगोल कक्षा लाइव के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को बैकअप क्लास प्राप्त हो चुका है। कक्षा प्रारंभ आपका प्रतिदिन 5 बजे होगा शाम में। आप पहले से ही एक छत्तीसगढ़ का मैप और कॉपी प्रतिदिन लेकर बैठिएगा जहाँ भी आप वीडियो देखेंगे, और साथ ही साथ लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि मैप आधारित आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को इस तरह से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को सॉल्व कर लेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आगे की रणनीति अलग से तय करेंगे। यदि आप लोग भी जैसे छठवां पेपर अपना 7वां पेपर है मेंस का, अगर पढ़ना चाहते हैं प्रीलिम्स वाले, तो नोट्स बना लीजिएगा, आपका फ्यूचर में काम आएगा। उसको भी 1-2 तारीख के अंदर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। एक प्रीलिम्स की कक्षाएं होगी और एक मेंस की। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। दूसरा है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तीसरा है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। ए ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है। बी ऑप्शन है 1 एवं 2 सही है। सी ऑप्शन है 2 एवं 3 सही है। डी ऑप्शन है 1 एवं 3 सही है। ई ऑप्शन है केवल पहला सही है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको बतानी है उसका आंसर लाइव चैट में बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सॉल्व करते जाते हैं। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, यस या नो बताइए, हाँ या नहीं। जी बिल्कुल किए थे। कब किए थे आक्रमण, वर्ष बताइए। सत्रह 41 में, ठीक है। 1741 में मराठा जो शासक थे रघुजी, इनके सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे उस समय जी, जब 1741 में आक्रमण हुआ था तो रतनपुर के कलचुरी शासक का नाम क्या था, बताइए सभी। रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह थे। दूसरा विकल्प दिया गया है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, क्या युद्ध किए थे, यस या नो। युद्ध नहीं किए थे। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, क्या ऐसा था, बिल्कुल नहीं। जबकि उन्होंने
आत्मसमर्पण कर दिया था। देख लीजिए, सुन लीजिए, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग वाले आपको प्रश्न भी मिलेगा। ये सन 1941 में मराठा जो शासक थे रघुजी, उनके सेनापति भास्कर पंत ने रायपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया, किंतु रघुनाथ सिंह बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए थे। ठीक, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है, ऑप्शन ई, जिसमें केवल पहला ही सही है। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न एक बार और, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 1723, बी 1741, सी 1793, डी 1801, ई 1810। बताइए आक्रमण कब किया गया था? अभी बताया कुछ देर पहले, ऑप्शन बी 1741 में आक्रमण हुआ था। तीसरा प्रश्न है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़, जब आधुनिक इतिहास पढ़े होंगे तो उनकी 3 पत्नियां थी। तो बताइए विकल्प में कौन सा नाम है उनका? ए आनंदीबाई, वी वासटा देवी, सी राधाबाई और डी बैजाबाई। प्रश्न है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? क्या था जी? ऑप्शन ए आनंदीबाई, और 2 पत्नी थी, उनका क्या नाम था? बताइए। एक का नाम रमाबाई था और दूसरा का उमाबाई। आप पढ़े होंगे जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तो आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई का क्या होता है? प्रथम मराठा शासक कौन थे? कौन थे जी प्रथम मराठा शासक? बिंबाजी भोसले थे। इनकी पत्नी 3 थी, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। अगला प्रश्न है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? ए बिंबाजी भोसले, बी बंकोजी भोसले, सी परसोजी, डी अप्पा साहेब। बताइए दिए गए विकल्पों में कौन थे? बिंबाजी भोसले, ऑप्शन ए। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले, जिन्होंने रतनपुर से राजधानी बनाकर 1758 से 1787 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किए थे। इसके बारे में देख चुके कि इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। अगला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। सबसे पहले राजधानी अपनी कहाँ स्थापित की थी? ए ऑप्शन है रायपुर, बी है रतनपुर, सी है खैरागढ़, डी है रायगढ़। चलिए बताइए, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन बी रतनपुर में। चलिए सब इसी तरह कमेंट करते जाइएगा, आपके नाम भी बताते जाएंगे, कौन पहला है, कौन पहला रिप्लाई कर रहे हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? अभी देखे हैं। ए ऑप्शन है राम राजा, बी प्रताप सिंह भोसले, सी शिवाजी भोसले, डी बिंबाजी भोसले, ई है तुकाजी राव। रिपीट क्वेश्चन हो गया, वही है, बस विकल्प अलग अलग दिए गए हैं। कौन सा है जी? ऑप्शन डी बिंबाजी भोसले। अभी बताए हूँ आप लोगों को इनका कार्यकाल कब से कब तक था। मेंस वाले बताइए जल्दी। 1758 से 1787 तक।
अगला प्रश्न है, ये रहा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसके अर्थ सुमेलित नहीं है? देखिए, जो विकल्प दिए हैं 5 विकल्प, उसमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी 4 सही है। तो चलिए टिक लगाते जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सभी कब हुए थे जानते हैं? भोसला शासकों की आय जब हुई थी, भूमिकर थे ये। तो बताइए, टकोली क्या जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना था, हाँ या नहीं? सही है ये कि नहीं है? टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना है या नहीं है? बिल्कुल है, सही है ये। दूसरा क्या है? आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, सही है कि गलत है? आबकारी बताइए। देखिए, जो मादक पदार्थ और शराब के विक्रय के लिए आप आबकारी में लाइसेंस लेना पड़ता था, उसका एक कर देना पड़ता था। उस कर का क्या नाम था? बताइए, नाम क्या था? जिस प्रकार टकोली है, शायर है, पंडरी है, सेवई है, उसी प्रकार आबकारी का नाम क्या था? कलाली था। ठीक है, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस वाला शुल्क था आबकारी, जिसको कलाली है। शायर, क्या शायर विक्रय कर था? विक्रय कर अर्थात आयात निर्यात कर था या नहीं था जी? विक्रय कर बिल्कुल था, आयात निर्यात कर। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, सही है कि गलत है? ये भी सही है। अगला ऑप्शन है सेवई, पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। क्या सेवई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर था या कुछ और था? यह सेवई जो था वह कई प्रकार के अस्थायी कर होते थे, उनका सामूहिक नाम था सेवई। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन ई। बहुत लोगों ने सही आंसर दिए हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे और 50 नंबर आते हैं छत्तीसगढ़ से। तो अच्छे से पढ़ लीजिए। आधुनिक छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप छत्तीसगढ़ भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, इन सबको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। इन सभी से प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ के प्रश्न के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। विकल्प मत देखिए, सुमेलित करते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ये परगना व्यवस्था के अधिकारी और उनके दायित्व क्या थे? देखिए, कमाविजदार क्या कार्य करते थे? बताइए, 1 2 3 4 आपके सामने विकल्प हैं। तो परगना के प्रशासन के प्रमुख थे। कौन थे जी? परगना के प्रशासन के प्रमुख थे कमाविजदार। फडणवीस कौन थे? फडणवीस कौन थे? आय व्यय का हिसाब रखने वाले। फडणवीस कौन थे? तो परगना के आय व्यय का प्रभारी थे। ठीक है, गौटिया कौन होते थे? गौटिया होते थे गांव का प्रमुख। और बड़कर कौन होते थे? तो परगना की सामान्य स्थिति का सूचना देने वाले बड़कर होते थे। ठीक है, पूछूं आपसे और प्रश्न? चलिए बताइए, खजांची के रूप में कार्य कौन करते थे? खजांची के रूप में कार्य कौन करते थे? तो कौन करते थे? पोतदार। ठीक है, मादक जो द्रव्य पदार्थ थे
उनके आय का हिसाब करने वाले अधिकारी कौन थे? कौन थे? पंडरी पांडे। ठीक है। अगला है, जो प्रत्येक कृषि गांव मतलब गांव में कृषि उत्पादक के लिए लगान का निर्धारण करते थे। समझ गए ना? जो गांव है वहाँ कृषि उत्पादक के लिए जो लगान का निर्धारण किया जाता था, उस अधिकारी का क्या नाम था? क्या नाम था जी? तो उनका नाम था बरार पांडे। ठीक है। ये रहा, आपको पिछले प्रश्न में इसका उल्लेख किया था। चलिए, आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति जो दिए गए विकल्प में है, आपको बताना है 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे, कौन कौन थे? ये ऑप्शन है भास्कर पंत, बी है केशव गोविंद, सी है विट्ठलराव दिनकर, डी है बीकाजी गोपाल। कब से कब तक? 1787 से 1818 तक। चलिए बताइए, भास्कर पंत क्या ये थे? ये बिल्कुल नहीं थे। कौन है भास्कर पंत? 1741 वाले आक्रमण याद है, पहले प्रश्न में सॉल्व किए हैं। केशव गोविंद, विट्ठलराव दिनकर, बीकाजी गोपाल, ये सभी थे। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा 1787 से 1788 तक जो सूबेदार थे उनके नाम पता है ना आप सभी को? विकल्प के अनुसार है ए बी सी डी, तो बी सी डी किस में है? ऑप्शन बी में। ये तो सब बन गया है। ठीक है, चलिए बताइए, प्रथम सूबेदार कौन थे? जल्दी लाइव कमेंट में चैट करते जाइए। प्रथम सूबेदार थे महिपतराव दिनकर। कार्यकाल क्या था इनका? कार्यकाल क्या था? 1787 से 1790। चलिए, आप लोग को कार्यकाल याद होगा। सूबेदारों का क्रम देख लेते हैं। पहला हुआ महिपतराव दिनकर। दूसरा कौन थे? दूसरा सूबेदार कौन थे? विट्ठलराव दिनकर, जिनका शासनकाल था 1790 से 1796। अगला सूबेदार कौन थे जी? विट्ठलराव दिनकर के बाद उसके बाद थे भवानी कालू। भवानी कालू के बाद कौन थे? अगला सूबेदार कौन थे? केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद कौन थे? पिंडरी, बैंकोजी पिंडरी। ठीक। उसके बाद कौन थे जी? छठवें सूबेदार। याद रखेंगे, ऐसा सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, आपको शासनकाल भी याद करना पड़ेगा उसका। बैंकोजी पिंडरी के बाद है बीकाजी गोपाल। उसके बाद देख लीजिए कौन है सूबेदार? सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया। और अंतिम सूबेदार हैं यादव राव दिवाकर। याद रखेंगे ना, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न सीक्वेंस और शासनकाल। अगला प्रश्न है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन थे जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे? कोलब्रुक याद है ना, कोलब्रुक। चलिए बताइए किनके शासनकाल में आए थे? ए ऑप्शन है केशव गोविंद, बी है बीकाजी गोपाल, सी है विट्ठलराव दिनकर और डी है महिपतराव। जब पिछले कक्षा में प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तब बताया था कब किसके शासनकाल में कौन आए थे। तो इस राज्य के मराठा सूबेदार कौन है जी जिनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे? ऑप्शन ए केशव गोविंद। चलिए आप लोग सन बताइएगा, ठीक है ना। फॉरेस्टर कब आए थे? छत्तीसगढ़ कब आए थे फॉरेस्टर?
1795 में मिस्टर ब्लंट आए थे। 1790 में कौन आए थे? फॉरेस्टर। तो फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आए थे 1790 में, उस समय शासक थे महिपत राव। मिस्टर ब्लंट आए थे 1795 में, उस समय शासक थे विट्ठल राव दिनकर। याद रखेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो कौन कौन हुए थे? चलिए बताइए। आपके सामने विकल्प हैं। ए और पहला है कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वेंस एगेन्यू, कैप्टन हंटर और मिस्टर सैंडिस। कब से कब तक? 1818 से 1830 तक। कैप्टन एडमंड थे कि नहीं थे? थे। कर्नल पी वेंस एगेन्यू, कर्नल एगेन्यू थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थे। कैप्टन हंटर थे कि नहीं थे? यस या नहीं? ये भी थे। याद रखेंगे, कैप्टन एडमंड भी थे, गेन्यू भी थे, हंटर भी थे, सैंडिस थे। ये 1818 से 1830 तक सुप्रिटेंडेंट का काल है, जिनको हम अधीक्षक कहते हैं, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, चलिए बताते जाइए सीक्वेंस पुनः। पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड। कब? 1818 में। कैप्टन एगेन्यू कब से कब तक थे? सभी बताइए। 1818 से 1825। कैप्टन हंटर कब से कब तक थे जी? देख लिए, कैप्टन हंटर जो एडमंड है 1818 है, एगेन्यू का 1818 से 1825 है, हंटर का कब है? 1825। इनका भी 1825 है। ठीक, अगला बताइए कैप्टन सैंडिस, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1825 से 1828 तक था। ठीक है, मिस्टर सैंडिस। उनके बाद कौन ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे? नाम बताइए, आप सभी नाम बताएंगे अभी। सैंडिस के बाद कौन ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे? विल्किंसन। ठीक है, उनका शासनकाल था 1818 में नियुक्त हुए थे। जबकि अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन क्राफर्ड। कब से कब तक था जी उनका शासनकाल? 1818 से 1830 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार किनकी नियुक्ति हुई थी? छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में ए ऑप्शन है कृष्णराव अप्पा, बी ऑप्शन है गोपाल राव अप्पा, सी ऑप्शन है गोविंद राव अप्पा, डी ऑप्शन है अमृत राव अप्पा। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में नियुक्ति किनकी हुई थी? ऑप्शन ए कृष्णराव अप्पा, न कि डी अमृतराव अप्पा नहीं है ना, कृष्णराव अप्पा है। याद है ना जिलेदार का क्रम? चलिए इसको भी बताइए। तो पहले आप सभी जानते होंगे जिलेदारों का क्रम था 1818 से 1830 से 1854 तक था, 30 से 54। पहले जिलेदार के रूप में नियुक्ति हुई थी कृष्णराव अप्पा के बारे में, ये देख चुके हैं कि प्रथम जिलेदार थे। चलिए क्रम बताइए, कृष्णराव अप्पा के बाद कौन नियुक्त हुए? बताइए। कृष्णराव अप्पा के बाद अमृतराव अप्पा। उसके बाद कौन जिलेदार नियुक्त हुए थे? सदरुद्दीन। उसके बाद याद रखेंगे जी, सीक्वेंस तो जरूरी है।
सदरुद्दीन के बाद दुर्गा प्रसाद। आज बता देता हूँ, अगले बार से जब पूरे विषय करेंगे तो इस प्रकार से गलती मत कीजिएगा। दुर्गा प्रसाद के बाद इंदुक राव, उसके बाद सखाराम बापू, गोविंद राव अप्पा और अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। याद रखेंगे, प्रथम कृष्ण राव अप्पा और अंतिम गोपाल राव अप्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? ए 1818 में, बी 1830 में, सी 1854 में, डी 1858 में। दिए गए वर्षों में नागपुर राज्य के साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा आंसर होगा जी? ऑप्शन सी 1854। याद रखेंगे, जो डलहौजी की हड़प नीति थी 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारण बने थे। उस समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? नागपुर का हिस्सा था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? इसमें आपको क्वेश्चन पूछूंगा जी। ए ऑप्शन है सोनाखान, बी संबलपुर, सी उदयपुर, डी रायपुर। चलिए बताइए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था? रायपुर में नहीं हुआ है, ठीक। बाकी सोनाखान, संबलपुर, उदयपुर यहाँ हुए थे। चलिए बताइए, सोनाखान का विद्रोह बताइए नेतृत्व कौन किए थे? संबलपुर के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? उदयपुर, सोनाखान का विद्रोह 1856-57 में जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह थे। संबलपुर का विद्रोह 1857 में हुआ था, इनके विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय थे। जबकि उदयपुर का विद्रोह 1858 में हुए थे, जिनका नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह थे। 1857 में 3 विद्रोह हुए थे। पहला संबलपुर का विद्रोह हुआ था, दूसरा सारंगढ़ का विद्रोह हुआ था, तीसरा सोहागपुर का विद्रोह हुआ था। लेकिन प्रश्न के अनुसार सोनाखान, संबलपुर और उदयपुर को भी लिया गया है। जो इस प्रश्न है 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था, तो रायपुर का विद्रोह हुआ ही नहीं है 1857, 56, 55, 58 के बीच में, इसलिए आंसर रायपुर को लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घटनाएं और सूची कब कब प्रकाशित हुआ है, कौन स्थापित हुआ है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए और बताते जाइए। सीधा लाइव कमेंट में बताइए, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है? बताइए, हिंद केसरी समाचार पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? कब हुआ है? 1908 में। अगला है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई है? सब पढ़ लिए जी। बताइए वर्ष, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई है? 1909 में। तीसरा है, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है?
ए 1900 में। अब एक बच गया, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन कब हुआ था? 1907 में। आपको विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह से आपसे प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुई है। रुद्री में जंगल सत्याग्रह, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है तमोरा में जंगल सत्याग्रह। सी ऑप्शन है गांधी जी का इस राज्य में दूसरी बार आगमन। डी ऑप्शन है रायपुर में वानर सेना का गठन। तो बताइए कौन कौन सी घटनाएं हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? रुद्री में जंगल सत्याग्रह हुआ था या नहीं हुआ था? कब हुआ है बताइए। 1930 में हुआ था। कब हुआ था? तो रुद्री में जंगल सत्याग्रह हुआ है 22 अगस्त 1930 को। तमोरा में जंगल सत्याग्रह कब हुआ है बताइए। ये भी 1930 में हुआ है, लेकिन 9 सितंबर 1930 में हुआ है। रायपुर में वानर सेना का गठन, उसके पहले है गांधी जी का द्वितीय आगमन। कब हुआ था? ये तो आपसे बनना चाहिए। गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ है? 1933 में। दिनांक है 22 नवंबर। याद रखेंगे, 22 नवंबर 1933 को गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था। जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन कब हुआ है? 1932 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चारों घटनाएं हुई है, ठीक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी एवं डी। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? वानर सेना दो जगह गठित हुआ था। एक रायपुर में गठित हुआ था जो 1932 में था। 1930 में बिलासपुर में गठित हुआ है। तो उसके संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है दिवाकर कार्लिकर। बी ऑप्शन है वासुदेव देवरस। सी है क्रांति कुमार भारतीय। डी गजाधर साव। और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन बी वासुदेव देवरस। याद रखेंगे, जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे उसमें 1930 में बिलासपुर में वानर सेना गठन हुआ था, जिसके संस्थापक वासुदेव देवरस थे। जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में हुआ था, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। उसके संस्थापक कौन थे जी रायपुर वानर सेना के गठन का? बलीराम आजाद। आपको दुबे भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। जो दिए गए विकल्पों हैं उनमें से किसने वकालत का त्याग किया था? ए ऑप्शन है रामदयाल तिवारी। बी दूसरा है घनश्याम सिंह गुप्त। तीसरा है प्यारेलाल सिंह। चौथा है रत्नाकर झा। आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने वकालत का त्याग किया था। बताइए। रामदयाल तिवारी, इसने त्याग किया था या नहीं? रामदयाल तिवारी ने, काटते जाते हैं विकल्प को। रामदयाल तिवारी ने किया था या नहीं किया था? यस या नो? इन्होंने वकालत का त्याग नहीं किया है, जबकि रामनारायण तिवारी ने किया है। याद रखेंगे, रामनारायण तिवारी जो रायपुर के थे, रामदयाल तिवारी द्वारा नहीं किया गया है। घनश्याम सिंह गुप्त, इनके द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया था। हमको कहाँ से पूछा गया है? जो दुर्ग से है, ठीक। तो घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा किया गया है। प्यारेलाल सिंह के द्वारा, इनके द्वारा भी वकालत का त्याग
क्या बताइए? किया गया है। रत्नाकर झा, इनके द्वारा भी त्याग किया गया है। तो याद रखेंगे, दुर्ग से 3 व्यक्ति, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और ठाकुर प्यारेलाल। ऑप्शन बी, इन्होंने वकालत का त्याग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। जबकि बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, इन दोनों व्यक्ति ने वकालत का त्याग किए थे। रायपुर से डी के मेहता और राम नारायण तिवारी, इन्होंने अपना वकालत का त्याग किए थे। अगला प्रश्न है, 1920 में 36 दिनों तक चलने वाले राजनांदगांव जो स्थित बीएनसी मिल है, वहाँ श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1920 में 36 दिनों तक बीएनसी मिल में जो श्रमिक हड़ताल चली थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी ऑप्शन है माधवराव सप्रे, सी है कुतुबुद्दीन, डी है अब्दुल रऊफ। बताइए कौन नेतृत्व किए थे? ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1920 बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल में जो मजदूर हड़ताल हुए थे, उनका नेतृत्व प्रदान किए थे। याद रखेंगे, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और प्रथम मजदूर हड़ताल था। कितने दिनों तक चला है? तो 36 दिनों तक। यह प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? चलिए बताइए, वे कवि कौन थे जिन्हें अपना ओजस्वी भाषण देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? ए ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, बी ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सी ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा और डी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो किन्हें गिरफ्तार किया गया था जी? ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी को। डेट याद है? 12 मार्च 1921 को गिरफ्तार किया गया था। बारह मार्च की 12 मई है? 12 मार्च को उन्होंने भाषण दिया था, 12 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ भाषण दिए थे? तो बिलासपुर में। कौन सी जगह था? शनिचरी बाजार में था। ठीक। उनकी रचना क्या है जी? कौन सी रचना थी? पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे, उसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? ए कुंज बिहारी चौबे, बी दशरथ लाल चौबे, सी रघुनंदन सिंह रॉल, डी परसराम सोनी। कौन थे जी रायपुर षड्यंत्र केस के? रायपुर षड्यंत्र केस के नेतृत्व करते थे ऑप्शन डी, परसराम सोनी। जबकि रायपुर डायनामाइट केस के कौन थे जी नेतृत्वकर्ता? चलिए बताइए आप लोग, रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईश्वरी चरण शुक्ल थे। ठीक है, याद रखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस में क्या किया जाता था? तो बम बनाया जाता था, लेकिन डायनामाइट जो केस था उसमें विस्फोटक किए जाते थे। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न और बचे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा आधुनिक, क्योंकि पहले भी इसको सॉल्व कर चुके थे। जो प्रश्न बचे हैं उसके बारे में करना बाकी था। चलिए, प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी में मिलान करना है। रायपुर षड्यंत्र केस अभी देखे हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के जी चौथा परसराम सोनी।
रायपुर डायनामाइट केस के, इसको भी अभी देखें तुरंत, कौन थे? ईश्वरी चरण शुक्ला। दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना किनके द्वारा की गई थी? रघुनंदन सिंह रावल के द्वारा। जबकि रायपुर में विद्यार्थियों का जो विशाल जुलूस हुआ था उसके नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको इसमें भी सम्मिलित करना है। प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र ऑब्लिक साहित्यिक संस्थानों में छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा या राजनांदगांव? सभी पढ़े हैं जी। 1900 में प्रकाशित हुआ था पेंड्रा में। बुद्धि प्रकाश सभा कहाँ है? बुद्धि प्रकाश सभा बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर में ही है। सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ है? राजनांदगांव में स्थित है। जबकि आनंद समाज वाचनालय कहाँ स्थित है? क्या बच गया? और रायपुर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? रायपुर का जो गांधी चौक है वहां किसने फहराया था? ए ऑप्शन है शिवदास डागा, बी ऑप्शन है पंडित लक्ष्मी नारायण दास, सी ऑप्शन है ठाकुर छेदीलाल और डी ऑप्शन है वामन राव लाखे और ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए रायपुर के गांधी चौक से किसने झंडा फहराया था? सभी बताइए। ऑप्शन डी वामन राव लाखे। जबकि बिलासपुर के गांधी चौक से कौन फहराए थे? बिलासपुर के गांधी चौक से 15 अगस्त 1947 को झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? रामगोपाल तिवारी के द्वारा। और बताइए दुर्ग में किसने झंडा फहराए थे? कहीं भी आपको दुर्ग वाला विकल्प दिखे तो घनश्याम सिंह गुप्त को आप आराम से रिक्स लेके आंसर ले सकते हैं। पुलिस लाइन रायपुर में झंडा फहराए थे आर के पाटिल द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है कि 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में महिलाओं का एक नेतृत्व था। किनके द्वारा किया गया था? बताइए। ए ऑप्शन है केतकीबाई, बी ऑप्शन है राधाबाई, सी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है मंटोराबाई। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी राधाबाई। याद रखेंगे, इन्हें रायपुर की नगर माता भी कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है, तो राधाबाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दो प्रश्न और बचा है फिर कंप्लीट हो जाएगी आज की कक्षा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कंडेल नहर सत्याग्रह क्या 1923 में हुआ था? महासमुंद में जंगल सत्याग्रह क्या 1930 में हुआ था? गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा क्या 1933 में हुआ था? चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही है।
कंडेल नहर सत्याग्रह 1923 में हुआ है? नहीं हुआ है। कब हुआ है? चलिए बताइए आप लोग, कब हुआ है जी कंडेल नहर सत्याग्रह? 1920 में। याद रखेंगे 1920 में हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 सही है, और गांधी जी का द्वितीय आगमन 1933 ये भी सही है। तो 2 ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। तो किस में है? 2 एवं 3 ऑप्शन सी में। ठीक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल आपको सत्य को बताना है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें केवल एक सत्य है, बाकी असत्य है। ए ऑप्शन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अभी देखे हैं कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ है, नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। सही है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए इस राज्य के प्रमुख रियासत एवं उनके वंश। आपको बतानी है कौन सा रियासत का कौन सा राजवंश था। सरगुजा। चलिए बताइए, सरगुजा जो रियासत थे वह कौन सा राजवंश से संबंधित था? बताइए सभी। बस्तर। सरगुजा किससे संबंधित था? राजपूत। ठीक। बस्तर किससे संबंधित था? पढ़ते तो हैं जी, काकतीय राजवंश। रायगढ़ राजगौड़ वंश, जबकि राजनांदगांव बैरागी राजवंश। याद रखेंगे, अभी एग्जाम में ये वाला अभी पूछा जा रहा है, रियासत एवं उनके राजवंश, और एक होता है विधानसभा सीट ST SC और जनरल का, ये भी प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। तो विधानसभा सीट को देखेंगे कहाँ कौन सा आरक्षण प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में भूगोल में पढ़ेंगे उसको। अगला प्रश्न है, रियासत राजवंश देख लिए, तो यही आज का अंतिम प्रश्न था। जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, आपके कल मेगा टेस्ट का मॉडल आंसर विथ आपके अंक और टॉप 10 छात्रों के नाम रात को 9 बजे प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को फीडबैक प्राप्त हो चुका होगा। जिनको नहीं हुआ है अभी कुछ देर में मिल जाएगा, कॉपी अभी चेक हो रहा है। तो मिलते हैं रात को 9 बजे। और जो प्रीलिम्स वाले छात्र हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। कल से शाम 5 बजे लाइव क्लास के रूप में छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ होने जा रहा है। तो नोट्स बनाते चलिएगा, साथ ही साथ पहले से ही मैप बनाकर छत्तीसगढ़ का कॉपी और पेन साथ लेकर वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।